सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष और आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ का मॉडल सेट देखने वाले हैं और पैटर्न को समझने वाले हैं। साथ ही साथ यार सिमिलर क्वेश्चन जितने भी रहेंगे सब हम करते जाएंगे ताकि क्या हो कि एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले यार अभी तक आपने पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं दे दूंगा गूगल ड्राइव का, वहां से डाउनलोड कर लेना। तो चलो डायरेक्टली क्वेश्चन पर आते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के लिए आपको कंडीशन पता होगा क्या होता है। उसके लिए चाहिए कि वो p बटा q के रूप में होना चाहिए, जहां पे q जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसमें ऑप्शन देके रखा है √23, फिर देके रखा है पाई 0 पॉइंट समथिंग और √25। तो देखो ये √23 हो गया, पाई हो गया और साथ ही साथ ये जो है ये एक अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पे देखो √25 है, इसका अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो वो 15 बाहर निकल के आएगा, क्योंकि 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। तो इस तरह से ये √225 क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 में है निम्न में से कौन सी 3 और 4 के बीच स्थित है। तो याद रखना परिमेय संख्या निकालते हैं हम जब क्या करते हैं कि दो संख्या, जो भी संख्या दिया रहेगा उसको हम जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें यानी कि r प्लस एस इज इक्वल टू क्या होता है 2 होता है। तो यहाँ पे दिया है 3 और 4, तो दोनों को जोड़ करके हम 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 3 + 4 बटे में 2 कर देंगे। इस तरह से कितना आ जाएगा 7/2। और ये देखो 7/2 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ये में, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है √5 माइनस √2 है और √5 प्लस में √2 है। तो इसमें देखो ये चीज प्लस में है और ये चीज माइनस में दी है, यानी कि ये जो फॉर्मूला है वो a² माइनस b² के फॉर्मूला में है, यानी कि इसका क्या होता है a प्लस बी का होल और इंटू a माइनस बी का होल। तो यहाँ पे देखो ये सिमिलर क्वेश्चन है, तो इससे हम क्या इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा √5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में √2 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना निकल के आएगा 5 आएगा, और √2 का करेंगे तो 2, यानी कि 5 में से 2 चला गया तो कितना बचा 3। और ये देखो 3 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 32 पर पावर 2/5 बराबर किसके होगा। तो सबसे पहले देखो यार 32 का अगर हम एलसीएम निकालें तो क्या क्या आ जाएगा, 2 से लगा दिए 16 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा और फिर 4 और इस तरह से 2, यानी कि 2 कितना बार आया 5 बार आया। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर में 5, और ऑलरेडी वहां पे पावर में देके रखा है 2/5। तो यहाँ पे देखो 5 और 5 काट दिए तो क्या बचा 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5 में है दिया है कि इनमें से कौन एक बहुपद नहीं है। तो बहुपद में यार इसमें कोई बहुपद में 1 पद 2 पद 3 पद इस तरह से होता है। इसमें आपको पता होना चाहिए जो चर होता है वो किसको बोलते हैं, वो अल्फाबेटिकल लेटर हो गया, जैसे x हो गया, y हो गया, ABCD में कुछ हो गया, उसको चर बोलते हैं। अचर जो होता है वो संख्या होता है, जैसे 1 2 3 ये सब क्या हो गया अचर होता है। तो बहुपद के लिए देखो यहाँ पे पहला चीज है यहाँ x² 6x + 7 ये एक बहुपद है, x + 3x + 4 ये भी एक बहुपद है। इसमें देखो यार कि x प्लस में 5 में y है, क्या इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या हम इसको भिन्न का जोड़ हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नीचे में जो हर है वो y दे करके रखा है, चर संख्या दे करके रखा है, इसलिए ये नहीं होगा। तो आने की बताओ बहुपद कौन सा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी बहुपद नहीं कहलाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 6 में x - 2 का शून्यक क्या है। तो x - 2 का शून्यक निकालेंगे। शून्यक निकालने बोलता है तो जो भी संख्या दिया रहेगा उसके इक्वल में 0 रख देना है। तो इसके इक्वल में 0 रख देंगे तो x का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2। अब देखो x बराबर 2 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है 5x³ प्लस में 4x पर पावर 4 प्लस में 7x + 12 का घात क्या है। तो याद रखना यार कि जो भी समीकरण दिया रहेगा उसमें सबसे ज्यादा घात, यानी कि जो अधिकतम घात होता है वो उस संख्या का घात कहलाता है, वो उस बहुपद का घात कहलाता है। तो यहाँ पे अधिकतम जो घात है कितना दे करके रखा है, ये दे करके रखा है 4। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। आगे है अधि बहुपद इतना px बराबर x³ + x² + x + 1 को x + 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा।
तो इस कंडीशन में देखो यार, हम इसको इससे भागा देंगे तो वो लंबा प्रोसेस जाएगा। आसान क्या है, इसका हम शून्यक निकालेंगे। शून्यक निकालेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 0 के इक्वल रखेंगे तो -1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, जो px दिया है वहां पे x का मान -1 रखेंगे। तो बताओ, ये -1 का क्यूब करेंगे, फिर प्लस में -1 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस में -1 हो जाएगा, प्लस में 1, -1 का क्यूब -1, प्लस में 1 हो जाएगा, फिर माइनस में 1, प्लस में 1। इस तरह से देखो -1 -2 और 1 और 1 2 हो गया। तो इस तरह से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और ये 0 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ये में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक निम्नलिखित में से क्या होगा। तो याद रखना, x अक्ष का निर्देशांक होता है x, 0। ये कैसे हुआ, क्योंकि देखो x अक्ष का अगर यहाँ पे समीकरण भी पूछ देगा तो x अक्ष का समीकरण याद रखना y बराबर 0 होता है। और यहाँ पे अगर बोले y अक्ष का समीकरण क्या होगा, तो x बराबर 0 होता है। और उस कंडीशन में निर्देशांक हो जाएगा 0, y। तो ये दोनों याद रखना पूछता है। आगे है 10 नंबर में, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है, वो होता है 0 और 0। ये देखो, अगर हम एक चतुर्थांश को बनाएं तो इस कंडीशन में ये जो है, ये क्या कहलाता है, ये x अक्ष और ये y अक्ष कहलाता है। तो इसको जो क्रॉसिंग पॉइंट होता है, ये इस बिंदु को ही क्या बोलते हैं, यहाँ पे जहाँ पे x और y कट करता है उसी को बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है, बिंदु 0, -7 कार्तीय तल में कहाँ स्थित है। तो इसको याद रखना, देखो ये कार्तीय तल जो होता है इसी को बोलते हैं चतुर्थांश। इसमें देखो, प्रथम चतुर्थांश में फर्स्ट कॉलम में दोनों जो होता है सो प्लस प्लस में होता है, सेकंड में माइनस और फिर प्लस में होता है, थर्ड में माइनस और माइनस होता है, और फिर 4 में प्लस और माइनस हो जाता है। तो इस कंडीशन में देखो, ये जो मान देके रखा है 0 और -7, यानी कि प्लस में माइनस में, ये किस में है, तो ये है 4 नंबर में। तो कौन सा हो जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है x बराबर 1, y बराबर 2। तो 3x + 2y + k का मान क्या होगा। तो इसमें यार हम सिंपली क्या करेंगे, x और y का मान रख देंगे और k का मान निकल जाएगा। यहाँ पे अगर हम 1 रखेंगे तो 3 गुना 1 हो जाएगा, प्लस में 2 गुना 2 हो जाएगा। इस तरह से निकालेंगे तो 3 प्लस कितना हो जाएगा, 4, यानी कि क्या आया, 7, जो कि ऑप्शन नंबर ये में है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है x अक्ष का समीकरण। देखो, हमने ऊपर में बताया x अक्ष का समीकरण क्या होता है, y बराबर 0। y अक्ष का समीकरण बोलेगा तो x बराबर 0 लगा देना। आगे है क्वेश्चन नंबर 14 में, रेखिक समीकरण 2x + y बराबर 5 है का हल क्या होगा। तो देखो यार, अगर ऐसा क्वेश्चन रहे जो बोले हल पूछे, तो देखो एक समीकरण से तो हल तो निकलेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 2x + y बराबर 5 है, इसको समीकरण को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। मतलब x और y का मान ऐसा रखेंगे कि बराबर के उस साइड में जो रहे वो उसके इक्वल आ जाए। अब देखो, 5 लाने के लिए अगर हम x की जगह 2 रखते हैं, 2 दूनी 4, और फिर 2 रखते हैं 6 आ जाता है। x की जगह पर 1 रखते हैं, 2 कम 2, प्लस में 2 4 हो जाता है। x की जगह पर 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, प्लस में 1 5, यानी कि सी नंबर सही हो जाएगा। क्योंकि इस कंडीशन में जो है x का मान, x ये समीकरण का मान क्या आता है, 5 के इक्वल आ जाता है, इसलिए सी नंबर हो जाएगा। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है कि यूक्लिड का कथन कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, निम्न में से क्या दिया गया है। तो याद रखना, ये जो सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, ये एक अभिधारणा होता है जो कि यूक्लिड ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, एक दिए हुए बिंदु से होकर कितनी रेखाएं की जा सकती है। तो मान के चलो कि एगो बिंदु है, इससे हम कितना रेखाएं खींच सकते हैं, इधर से भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि एक बिंदु से हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है 70 डिग्री का पूरक कोण क्या होता है। देखो, पूरक कोण क्या कहता है, पूरक कोण होता है दो कोणों का योग 90 डिग्री के इक्वल होता है, तो उसको बोलते हैं हम पूरक कोण। क्या बोलते हैं, पूरक कोण। तो बोला 70 डिग्री का, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 70 डिग्री रख देंगे, तो इस कंडीशन में एंगल बी का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, बोलो 90 माइनस में 70 कर देंगे, तो इस कंडीशन में आ जाएगा 20 डिग्री, यानी कि 70 डिग्री का पूरक कोण कितना हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। आगे है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर है तो वह त्रिभुज क्या होगा। तो देखो, जो समकोण त्रिभुज जो होता है उसमें एक कोण दो कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब देखो, ये 90 डिग्री होता है, हमको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री।
तो बोला कि एक कोण अगर 90 डिग्री का है तो ये कितना होगा 90 90 तब ना 180 होगा। तो इस कंडीशन में हो जाएगा समकोण त्रिभुज, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है आकृति में x का मान क्या होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री तो बताओ यहाँ पे 40 दिया 50 दिया, यानी 40 50 हो गया 90। तो ये जो कोण है यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 90 डिग्री। अब पता है रेखी की गुण जो होता है, एक जो लाइन होता है, लाइन पर कितना डिग्री का कोण बनता है 180 डिग्री का ही कोण बनता है। तो यहाँ पे इधर आया 90 डिग्री, तो ई साइड x है तो ई साइड भी कितना होगा 90 ही हो जाएगा। 180 में 90 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। अब देखो 90 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 20 में निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज की सर्वांग समता कसौटी नहीं है। ए एस 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 ए एस ए एस। तो इसमें याद रखना ट्रिपल जो ये है ये सर्वांग समता कसौटी नहीं है, क्योंकि ये समरूपता कसौटी होता है। और एक चीज और याद रखना, जो ए एस एस होता है ये एक सर्वांग समता कसौटी होता है, जबकि अगर एस ए बोले तो ये सर्वांग समता कसौटी नहीं होता है, या एस एस ये भी सर्वांग समता कसौटी नहीं होता है। तो इसको याद रखना। आगे है क्वेश्चन नंबर 21 में त्रिभुज में ए बी बराबर ए सी है, तो इतना का मान सी का मान 70 डिग्री है, तो क्या बी का मान कितना होगा। मतलब जानो कि इसमें एगो त्रिभुज है, इसमें बोला कि ये ए बी सी नाम है, ए बी और सी। इसमें से देखो ए बी जो है वो किसके इक्वल है, वो ए सी के इक्वल है, यानी कि ये और ये इक्वल है। तो ए सी का मान ये दे करके रखा है 70 डिग्री। तो हमको पता है अगर दो भुजाएं बराबर होता है तो उसका सम्मुख कोण भी बराबर होता है। मतलब ये 70 डिग्री है, इस भुजा का कोण ये 70 डिग्री है, तो ये भुजा का भी कोण कितना होगा 70 डिग्री, क्योंकि सम्मुख कोण क्या होता है बराबर है। इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि इसका मान भी क्या हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:9:13 के अनुपात में है, तो इस चतुर्भुज के छोटे कोण का मान क्या होगा। तो हमको पता है यार कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। क्या होता है 360 डिग्री। तो सबको जोड़ करके हम 360 के इक्वल में रख देंगे, यानी कि ये बताओ क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, प्लस में ये हो जाएगा 5x, फिर हो जाएगा 9x, और फिर क्या हो जाएगा 13x बराबर में 360 डिग्री। अब सबको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 30x बराबर में 360 हो जाएगा। इसको 0 0 खत्म हो गया, 3 से काट देंगे तो ये कितना आ गया 12 आ गया। अब देखो इसमें से सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा यही है ना, सबसे छोटा है 3x इनमें से। तो x का मान 12 आया, तो 12 ये कितना हो जाएगा 36, जो कि ऑप्शन नंबर ये में है, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। आगे देखो दिया है कि किसी चतुर्भुज को भुजाओं के मध्य बिंदुओं को एक क्रम से मिलाने वाले रेखाखंडों द्वारा बना चतुर्भुज क्या होता है। तो इस थ्योरम को याद रखना, ये एक समांतर चतुर्भुज होता है। ये एक क्या होता है समांतर चतुर्भुज। आगे है आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, जिसमें से BC का मान देकर के रखा है, ये पूरे का मान 7 दिया है, और फिर AE का मान देकर रखा है 5। बोला कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है आधार गुनी ऊंचाई, यानी कि B गुनी H। B कितना है 7 है, H है 5, तो 7 5 कितना हो गया 35। अब देखो 35 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर C में, तो ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 25 में है एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब सुनो, यहाँ पे बोला कि एक समांतर चतुर्भुज है, एक क्या है समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज है, ये बना दिए समांतर चतुर्भुज। ये आधार एक ही आधार पर स्थित है, और फिर एक का मान देके रखा है 12 और दूसरे का मान बताओ। बोला कि पूरे का क्या होगा, जब ये 12 है तो ये देखो एक थ्योरम कहता है कि ये एक का त्रिभुज का जब जितना होता है वो उसके डबल होता है समांतर चतुर्भुज का। तो ये 12 है तो ये भी कितना होगा 12, इस तरह से मिला देंगे तो 12 12 कितना हो जाएगा 24, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आगे देखो, आगे है वृत्तखंड एक चाप तथा बीच किसके बीच क्या भाग होता है। जो वृत्तखंड होता है एक चाप और एक बीच में क्या बनता है, एक सबसे बड़ा जीवा क्या होता है व्यास कहलाता है। तो चाप जो होता है एक वृत्तखंड चाप और जीवा का भाग होता है, जीवा के बीच का भाग होता है, किसका जीवा के बीच का भाग। आगे है 3 असंरेख बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो असंरेख बिंदु उसको बोलते हैं जो कि अलग अलग जगह पर स्थित हो। एक यहाँ खींच दिए हम,
एक यहाँ खींच दिए, एक यहाँ खींच दिए। अब बताओ 3 बिंदु है तो इससे 3 गो हम क्या कर सकते हैं, 3 गो बिंदु से 3 गो हम वृत्त खींच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो एक पॉइंट लेंगे, इससे घुमाएंगे तो एक हो जाएगा, दूसरा लेंगे दूसरा हो जाएगा, तीसरा तीसरा हो जाएगा। इस तरह से बताओ कि अगर 3 असंरेख बिंदु है तो कितना खींच सकते हैं, 3, 4 रहता 4 हो जाता, 2 रहता 2 हो जाता। आगे क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है ACB का मान निकालो, मतलब इस एंगल में इस एंगल का मान निकालो। तो याद रखना एक थ्योरम क्या कहता है कि केंद्र पर जितना डिग्री का कोण बनता है वो वृत्त के बाह्य बिंदु पर जो कोण बनता है उसका आधा कहलाता है, आधा होता है। तो ये अगर 50 डिग्री दिया है तो बताओ ये इसका आधा कितना होगा, 25 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आगे क्वेश्चन है एक त्रिभुज ABC में AB बराबर 4 है और एंगल C 60 डिग्री है, त्रिभुज की रचना संभव नहीं है यदि BC और AC का अंतर है। तो बताओ अगर हम इसका अंतर निकालेंगे BC या AC का, दोनों में से किसी का अंतर, तो अगर मान बड़ा रहेगा तो ही ना रचना करना संभव है, अगर मान छोटा रहता है तो उस कंडीशन में तो अगर मान छोटा रहता है तो उस कंडीशन में रचना करना संभव नहीं है। तो इसमें से क्या करना, अगर ऐसा क्वेश्चन दे तो देखना है कि सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू है वो कौन है, उसमें टिक लगा देना है। तो इसमें देखो सबसे बड़ा कौन है, तो 4.5 है, तो 4.5 सही हो जाएगा। आगे है उस त्रिभुज की क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं इतना 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 है। तो हमको पता है हिरोन सूत्र क्या होता है, √S माइनस एस, एस इंटू एस माइनस ये, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस क्या होता है, वो होता है सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप होता है। तो देखो परिमाप निकालते हैं कैसे, सब साइड को जोड़ दो, 3, 4 और 5 है, तो 5 और 4 कितना हो गया, 9 हो गया, और 3 12 हो गया। तो अर्ध परिमाप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6 आ गया। अर्ध परिमाप कितना निकल के आ गया, ये आ गया 6 आ गया। तो हम निकालेंगे मान अब अंडर रूट कर दिए, एस हो गया एस माइनस ये, यानी कि अंडर रूट यहाँ पे अर्ध परिमाप कितना आया, 6 आया, एस माइनस ये यानी कि 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 6 में 4 घटाएंगे 2, 6 में 5 तो 1, अब गुणा कर दो, 6 3 18, 18 दूनी 36, अंडर रूट 36 हो गया। और इसका मान कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 31 में दिया है उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको मालूम है क्या होता है, 3/√3/4a² होता है, यानी कि भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितना दिया, 6, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 4 से काटेंगे 4 9 कितना हो जाएगा 36, यानी कि कितना आ गया 9/√3, और 9/√3 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ये, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 32 में दिया है r त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा। तो r त्रिज्या वाले गोले का आयतन होता है 4/3πr³, 4/3πr³। ये किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे है r त्रिज्या और h ऊंचाई वाले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr × r प्लस में h। तो ये तो ऑप्शन में है नहीं। तो देखो यहाँ पे अगर हम इसको तोड़ करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2πr² प्लस में 2πrh। ये किस ऑप्शन में है, तो ये है ऑप्शन नंबर 2πr² और 2πr ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 34 में एक घन का आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले देखो घन का आयतन क्या होता है, a³ होता है। तो यहाँ पे देखे रखा है 512, कितना दिया 512, तो a मान निकालेंगे तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, अंडर रूट 512 पर ये क्यूब हो जाएगा, और इसका क्यूब कितना निकल के आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 आएगा। अब बताओ घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a², a कितना आया 8 आया, तो 8 8 कितना हो गया 64 हो गया, इसको गुणा करेंगे 384 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आगे है एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl। पाई का मान कितना होता है 22/7, आर कितना देके रखा है 7 देकर रखा है, आल कितना है 10 है, 7 7 खत्म 220, 220 किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 36 में दिया है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के माध्य क्या होगा। प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, गिनती की संख्या को, यानी कि 1 2 3 4 5, 5 गो हो गया।
माध्य कैसे निकालते हैं, जो भी संख्या दिया है सबको जोड़ दो और जितना संख्या है उससे डिवाइड कर दो। सबको जोड़ दो, 2 और 1 हो गया 3, 3 3 6 हो गया, 6 4 10 हो गया, और 10 और 5 हो गया 15, और कितना संख्या है 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर दो, कितना आया 3। 3 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे है इतना में 5 की बारंबारता क्या है। अब देखो ये जो दिया है पूरे यहां से यहां तक, इसमें से 5 कितना बार आया, सो देखो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, कितना बार आया 6 बार। तो बताओ 5 की बारंबारता क्या होगा, 6 हो जाएगा। अगर इसको हम क्या करते हैं कि अगर हम वर्ग चिन्ह लिखते हैं तो क्या बारंबारता 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते हैं, और एक और, तो इस तरह से 6 हो गया। आगे है वर्ग अंतराल 10 और 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करते हैं, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए जो भी अंक दिया है उसको जोड़ करके उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, यानी कि सीधे जोड़ दो उसको जो भी दिया और 2 से डिवाइड कर दो। तो बताओ कितना हो जाएगा, 30 बटे में 2, इस तरह से आ गया 15 आ गया, 15 है ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे है एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम 3 की बारंबारता 150 है, तो इसकी क्या प्रायिकता है। तो बताओ कि पासा को कितना बार फेंक रहा है, ये 1000 बार, यानी कि कुल परिणामों की संख्या 1000 है और 3 परिणाम आता है वो 150 है। तो इसको काट देंगे, 1 0 1 0 खत्म हो गया, और फिर इसको और काट देंगे, 5 से 5 दिया 15 हो गया, 5 दूनी 10, 3 बटे 20 किस ऑप्शन में है, तो 3 बटे 20 ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर बी सी सही हो जाएगा। आगे है असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो असंभव माइनस में कोई भी प्रोबेबिलिटी जो है वो प्रायिकता नहीं घट सकता है, तो -1 हो जाएगा। अगर संभव घटना बोलेगा तो वो 0 लगा देना। ठीक है, तो इस तरह से हमने पूरे मॉडल सेट को कंप्लीट कर लिया। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।